अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 73 कैप 3 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसहाक लिमिटेड, क्वेश्चन 5 मिडवे और 6 ये स्प्रिंग 14 का ABC वाला, ये 3 सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे। ये कोई बात नहीं, इसका मैं सोल्यूशन भी आपको छुट्टियों में भेज दूंगा, और कोई मसला होगा तो फिर अब ईद की छुट्टियों के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो है वो बच्चे जिनसे लेक्चर रह गया अपलोड ना होने की वजह से सेकंड वाला, वो भी इसको लेकर अपने वालों ट्राई कर लेंगे, ठीक है। बाकी कितने बच्चों ने इन सवालों को ट्राई किया घर जाके? अपलोडेड है, चलें बैठ बैठ जाओ कैमरे के आगे ना खड़े हो भाई, अपलोडेड है, चलें छोड़ें। अब जिनको मसला आया उनको आया, अब क्या कर सकते हैं। तो अभी हम ये कर लेते हैं, एक ये टॉय लिमिटेड है क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। इसके अंदर और तो कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। एक ये अहम पॉइंट है जो वैसे मैंने CVP में करवाना होता है, और दूसरा ये पता नहीं अब वो 7 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है। बेसिकली CVP एनालिसिस में पहले बल्कि इनफैक्ट लेबर कॉस्टिंग जो है, मैंने जैसा आपको अर्ज़ किया ना लास्ट टाइम, बिल्कुल लास्ट पे करवाया था, ठीक है। तो खैर ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पे अगर टाइम लग गया तो अगला सवाल हो नहीं सकेगा, अगर ना लगा तो हो जाएगा। बाकी अर्जेंटीना एक आसान सवाल है, स्प्रिंग 22 का। जाहिर है कोई ना कोई मुश्किल तो हर सवाल में होती है, हाथ पाँव मार सकेंगे आप, लेकिन पहले जिनका लेक्चर मिस है ना पिछला, वो लाजमी ले लीजिएगा, तरतीब से होना चाहिए ना लेक्चर्स को, ठीक है। अर्जेंटीना और सेंटारस, ये बड़े रिसेंट सवाल हैं, इनका जो भी मसला होगा वो मैं करूँगा ईद के बाद डिस्कस। ये आप लोगों की ईदी होगी, ईद होमवर्क होगा, ठीक है ना। प्लस आपको रिवीजन प्लान इंशाल्लाह पता ही है, जो मुझे एंड पे बताना ना, मैं अल्लाह करेगा टाइम बच जाएगा, नहीं तो फिर मैं रिवीजन प्लान जो है वो आपको वही भेज दूंगा सारा एज इट इज़ पुराने वाला। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ ना भी आए तो अटैम्प्ट के साथ जो किए हैं वही कर लेना। बहरहाल मेरा मकसद कहने का ये है कि टर्म टेस्ट की तैयारी करके आना अच्छे से, ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 9 करवाने का। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 8 करवाने का। लेकिन 8 के अंदर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए तो ठीक है। वैसे इनकी जगह ये वाला टॉपिक नहीं समझाने के लिए, तो ये CVP के अंदर ही मैं समझाया करता हूँ। बहरहाल अब यहाँ पे आ गए हैं पहले तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं, अच्छा है वहाँ पे जाके थोड़ा सा फिर खपखपैया कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये बात बिल्कुल तफसील से समझ नहीं आती जो मैं यहाँ पर करूँगा इस मटेरियल वेस्टेज के साथ, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करना है फिर किसी वक्त। अभी फ़िलहाल तो डिटरमिन करें। अब सवाल जिस तरह के आ रहे हैं, वैसे ICAP पसंद कर रहा है लेबर के अंदर इसकी डिसीजन मेकिंग। लेबर की कंप्यूटेशन आपको सिखाई तो ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अलग से नहीं आता। अलग से भी 1-2 सवाल हम देखे थे, लेकिन वो लर्निंग कर्व का सवाल, लर्निंग कर्व के एडजस्टमेंट के साथ कोई ना कोई और काम हुआ होता है, ठीक है ना। तो हम वो लर्निंग कर्व तीन एक दिन लगा कर आए थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है। उसके बाद जिधर ICAP आजकल ज़्यादा घूम चुका हुआ है, जिधर रुख है ICAP का, वो इसकी डिसीजन मेकिंग है। जो मैंने कल आपको सुबह और शाम वाले लेक्चर में कंप्यूटेशन सिखवाई थी, वो कहीं इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए, जो इस्तेमाल होती है थोड़ी बहुत सवालों के अंदर, ऐसा सच उसका अब सवाल नहीं आता। आपने देखा था कोई रिसेंट सवाल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये ऑटम 11 का, स्प्रिंग 11 का, स्प्रिंग ऑटम 8 का, स्प्रिंग 9 का, स्प्रिंग 8 का, स्प्रिंग 3 का, ऑटम 12 का, पुराने सवाल हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें रिसेंट सवाल आपको मिल रहे हैं। ये स्प्रिंग 9 ऑटम 9 ये पुराना सवाल है, उसके बाद ये 22 ऑटम 22 ये नए सवाल हैं। तो नए सवाल आसान है, मुश्किल है ज़रा पुराने वाले, इसीलिए आपको करा रहा हूँ। नए सवालों का आपको बहरहाल ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी ICAP की वेबसाइट पे भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, तो चलो करने के बाद आप देख भी लेंगे। वैसे मैं आपको सोल्यूशन इंशाल्लाह भेज दूंगा ईद के तीसरे या चौथे दिन तक इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक आप ट्राई कर लीजिएगा। चलें ये सवाल देखें, डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी to adopt wage plan recommended by the industrial relations department। लो जी, डिटरमिन करना है आपने जो बेनिफिशियल है, या बेनिफिशियल कब होगा, वेज प्लान बेनिफिशियल कब होगा। देखें जी, अब यहाँ पर ना मामला कुछ ऐसे चलना है। चलें सवाल पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ अप्रोच क्या होनी है, ठीक है। टॉय लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मैनेजमेंट हैज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इसको ना
बेसिकली इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं, लेकिन अभी आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी नहीं हुई, इसलिए मैं सिर्फ इसको ये कह देता हूँ कि ये इनका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, यानी जो बजट होता है ना, बजट अगर वो पर यूनिट में हो तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके, ठीक है, और अगर वो टोटल में बना हो तो उसी को बजट कह रहे हैं, यानी कि बजट पर यूनिट में स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कार्ड सा गिवन है, वो कहते हैं कि जी है पर यूनिट कि आपके एक यूनिट के ऊपर रॉ मटेरियल लगता है 5 किलो, रॉ मटेरियल लगता है 5 किलो 40 रुपये के हिसाब से, यानी 200 रुपये का, ठीक है। अब ये मटेरियल ये मटेरियल इनपुट है, ये क्या है जी, मटेरियल इनपुट है, बस इतनी सी बात एक आप फ़िलहाल हज़म कर लें, इसके अलावा बाकी कोई मसला नहीं होगा। ये मटेरियल इनपुट है तो बाकी सारी बातें मैं आपको समझा दूँगा। इनपुट कैसे है पहले तो ये बताएं। उन्होंने कहा है इतनी कॉस्ट एक यूनिट पर लगती है, मटेरियल कितना लगता है जी, 5 किलो इनपुट करते हैं 40 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो 200 रुपये का मटेरियल 1 किलो पर लगता है। ओके, बस इतनी सी बात, सिर्फ अगर ना समझ आए तो हजम कर लेना कि ये क्या है, मटेरियल इनपुट, बाकी इंशाल्लाह मेरा काबू है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। अच्छा, लेबर 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट पर 25 रुपये पर आवर के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है, तो 250 की लेबर लग जाती है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर होते हैं, यानी कि 250 इंटू 60% करो ना, अभी भी ऐसे ही है, 250 इंटू 60%, वैसे 150 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेबर कॉस्ट निकलती है उसका 60% जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं। अब आपने जब ये टॉपिक लेबर का है ना, तो आपने आगे जब चलना है तो लेबर की रिकमेंडेशंस में डिफरेंट वेजेस की कॉस्ट निकलेगी, तो अगर ऑप्शंस डिफरेंट होंगे तो उनमें वेज कॉस्ट डिफरेंट होगी, वेज कॉस्ट डिफरेंट होगी तो साथ के साथ ये 60% चेंज होता रहेगा उसी तरह से, ठीक है ना। बहरहाल वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में वो कह रहा है, अब्जॉर्प्शन उन्होंने किस तरह से रखी है, वेरिएबल का रेट उन्होंने कैसे दिया, 60%, जो लेबर होगी उसका 60%, लेबर कॉस्ट जितनी होगी 60% वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, कोई मसला। स्टैंडर्ड कॉस्ट है, कार्ड कॉस्ट का कार्ड है पर यूनिट, ओके। एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 1,00,000 यूनिट्स, ठीक है। अब एक लाइन है, वो पॉइंट नंबर 4 है, सबसे आखिरी लाइन है, लेकिन मेरे बच्चों याद रखना ज़िंदगी में अगर फिनिश गुड्स के लॉसेज हों, शायद पहले भी कभी बात हुई है, एक आधी दफ़ा बात हुई है, वरना आगे तो बहुत दफ़ा होगी, कि अगर फिनिश गुड्स में लॉस है, रिजेक्शन है, तो सबसे पहले फिनिश गुड्स कितनी बननी है वो निकालो। एक आधे सवाल में शायद टारगेट कॉस्टिंग में हुआ था, मे बी टारगेट कॉस्टिंग में ऐसा हुआ था कि फिनिश गुड्स मिसाल के तौर पे वो कह रहा है जी हमें 1,00,000 यूनिट्स चाहिए और 5% लॉस हो जाते हैं, तो इसका मतलब बनाने कितने पड़ेंगे, 5% लॉस या रिजेक्ट बी पेयर जैसे निकल आते हैं। तो मिसाल के तौर पे चलो मैं ऐसे अंदाजे से कह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको 1,00,000 यूनिट्स आउटपुट चाहिए, बनाने आपको 1,05,000 पड़ेंगे, कुछ लॉस हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो अब 1,05,000 यूनिट्स बनाने हैं, ये पहले निकलेगा तो फिर अगली बात चलेगी, 1,05,000 पे कितना मटेरियल चाहिए, 1,05,000 पे कितनी लेबर चाहिए, ये बात हुई है क्लास के अंदर, मुझे लगता है। कौन से लिमिटिंग फैक्टर में हुई थी, बहरहाल ये बात क्लास में मेरे जहन में आ रही है कि हुई थी, बस सादा सी बात है, नहीं हुई, नए सिरे से पहली बार हो रही है, तो फिर भी सुन लो, समझ सकते हो, आसान सी बात है कि हमें आउटपुट कितने यूनिट्स चाहिए, 1,00,000, और कुछ यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, बी पेयर कुछ थोड़ा बहुत डिफेक्टिव निकलते हैं, तो कुछ यूनिट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने कहा मिसाल के तौर पे 5,000 यूनिट्स रिजेक्टेड निकलने, तो हमें तो आउटपुट टोटल कंप्लीट गुड यूनिट्स 1,00,000 चाहिए, तो अगर 5,000 उसमें ख़राब होने हैं तो फिर कितने बनाएंगे, 1,05,000। अब ये सबसे पहले निकालोगे तो अगली बात चलेगी, 1,00,000 यूनिट्स पर इतना मटेरियल नहीं लगना, ये मटेरियल तो एक यूनिट पर ये है ना, अगर 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 यूनिट तो बन नहीं पाएंगे, उसमें तो कुछ लॉस हो जाएंगे। हमने बनाने कितने हैं, 1,00,000, लेकिन कुछ फिनिश गुड्स लॉस हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको फिनिश गुड्स का रिवीजन क्लास में भी इंशाल्लाह जो आखिर में एक आधा दिन आपको बुलाऊंगा ना, ये चीज़ें समराइज़ करूँगा, उसमें भी ये बात दोबारा करूँगा, ठीक है, कि सबसे पहले आपने फिनिश गुड्स जितनी प्रोड्यूस करनी है, अगर लॉसेज आ रहे हैं तो वो सबसे पहले निकालना है, वो निकलेगा तो फिर अगली बात है ना, मुझे 1,00,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल नहीं लगाना, 1,00,000 यूनिट्स के ऊपर लेबर नहीं लगानी, 1,00,000 यूनिट्स के ओवरहेड नहीं लेने, अगर कुछ लॉस हो रहे हैं तो मुझे बनाने पड़ेंगे 1,04,000-5,000, तो जितने बनाने हैं उसका मटेरियल लगेगा, उस पर लेबर लगेगी, उस पर ओवरहेड लगेंगे, फिर 5% 6% लॉस हो जाएंगे, 1,00,000 हमारे ठीक बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, और उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
वो एग्जिस्टिंग की बात करूंगा मैं, तो अगर वो कहता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम, अच्छा यानी कि अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग कितना है, 4%, ये एग्जिस्टिंग है। डिसीजन मेकिंग फिर आ गई है ना, और यही पूछता है आई, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है जी, ये असल में वो कह रहा है ना कंसल्टेंट ने कोई मशवरे दिए हैं, मैं वो बाद में पढ़ाता हूँ तरतीब से, लेकिन ये क्या है, रिवाइज्ड। जो वो नया प्लान दे रहे हैं ना, उसमें फिनिश्ड गुड्स की भी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और रिजेक्शन रेट जो है वो, अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पे बात क्या हुई थी, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 1,00,000 यूनिट्स। अब करंटली मैं कह रहा हूँ, करंटली एग्जिस्टिंग में अगर 4% लॉस हो जाते हैं तो ये 1,00,000 क्या है, 1,00,000 आउटपुट है इनपुट है, फिनिश गुड्स के अंदर तो आउटपुट ही होता है ना, ये यूनिट्स हमें कंप्लीट चाहिए, ऐसे ही है, हम यूं लिखा करते थे ना, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू, याद आ रहा है। अब इसी इक्वेशन के अंदर इसको भी डाल लेते थे, ठीक है। हम कह रहे हैं जी हमें 1,00,000 कंप्लीट यूनिट्स चाहिए और 4% क्या हो जाता है, वो मटेरियल वाले में नई चीज़ है, ये पुरानी है सारी, मटेरियल वाले पॉइंट में जो मैंने ये नहीं हाईलाइट किया हुआ, इसमें सिर्फ नई चीज़ है, जो सिर्फ यहाँ से इनपुट को अगर मान लें तो वैसे ही समझ आ जानी इंशाल्लाह, नहीं समझ आएगी तो कोई बात नहीं, आगे टॉपिक आ रहा है जिसके अंदर असल में इसको तफसील से करेंगे, बहरहाल आ जाएगी समझ इंशाल्लाह, आ ही जाएगी जी। तो ये 4% ऑफ एक्स है, तो फिर एक्स ऐसा ही है ना, तो हम इसको किया करते थे, यूँ कर लेते थे, फिर हम कहते थे जी 0.04x कर लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट अगर मैं करूँ तो डायरेक्ट हम यूँ किया करते थे, हाँ तो एक मिनट इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग हम डायरेक्ट यूँ किया करते हैं, हम कहते हैं जी यार 1,00,000 यूनिट्स हमें चाहिए, आउटपुट कंप्लीट फिनिश गुड्स, लेकिन रिजेक्शन रेट जो है वो 4% है, तो डिवाइडेड बाय 0.96, तो कितना 104167, चलो मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जिस्टिंग वेज प्लान पे चल रहे हैं, ऊपर वाली बात पढ़ के आते हैं सारी, वो तो मैं बीच में से स्किप कर गया, तो आजकल अभी इस वक्त जो करंट आपके सिनेरियो में चल रहे हैं, आप कितने यूनिट्स बनाते हैं, 1,04,167, जिसमें से कुछ निकल जाते हैं, 4,167 यूनिट्स डिफेक्टिव निकल आते हैं, तो 1,00,000 सही निकलते हैं, जो आपकी 1,00,000 क्या थी, आपकी एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। ये तो गुड यूनिट्स होते हैं। फिनिश गुड्स के बारे में जब भी कहता है ना कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो आउटपुट ही होता है, मतलब इतने बिक सकते हैं तो उतने बनाएंगे। अब बीच में अगर खराब हो रहे हैं तो क्या कम बना लें, कम बना लें, 1,00,000 यूनिट्स ही बनाएं, बीच में से 4-5 हज़ार खराब कर लें तो क्या गाहक ज़ाया कर दें। एक चीज़ है हमारे पास, डिमांड मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है, मिसाल के बिक सकते हैं, 1,00,000 तो 1,00,000 बनाए ना, लॉस होते हैं थोड़े ज़्यादा बना लें, ठीक है। अच्छा अब ये तो था जी एग्जिस्टिंग, रिवाइज्ड में क्या होगा, वो कहता है जी कि रिवाइज्ड अगर हो तो इसमें आपको 1,00,000 यूनिट्स अगर बनाने हो तो एफिशिएंस वो उनकी क्या कहते हैं, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, और ये 0.96 की बजाय 3% हो गया ना लॉस, ठीक है, 0.97 हो जाएगा, यानी कि 103,093। चलो अच्छा, अब ये वैसे तो वहाँ भी करना चाहिए था सवाल पे, लेकिन चलो यहाँ पे समझाने के लिए कि अब ये, अच्छा ये भी ऐसे ही निकला, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब एक एग्जिस्टिंग मामला होगा, एक रिवाइज्ड वो जो मशवरे दे रहा है वो मामला होगा, और वो कह रहा है यहाँ पर बेनिफिशियल कौन सा है, तो जिसमें कॉस्ट कम होगी वही बेनिफिशियल होगा ना। अब जब हम एग्जिस्टिंग पे चलेंगे तो हम मटेरियल 1,04,000 यूनिट्स पर लगाएंगे, लेबर 1,04,000 पे काम करेगी, ओवरहेड उस लेबर कॉस्ट का 60% होंगे, और अगर हम रिवाइज पे आएंगे तो 1,03,000 यूनिट्स का मटेरियल खरीदेंगे, यही तो सेविंग हो रही, 1,03,000 पे लेबर लगेगी और 1,03,000 की लेबर कॉस्ट जो आई थी उसका 60% वेरिएबल होगा। कुछ बात समझ आ रही है थोड़ी सी, डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रही है यहाँ। अच्छा चलें, अच्छा जी, उसके बाद ज़रा सवाल पढ़ लें, फिर मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, इस सवाल के अंदर अप्रोच क्या होनी चाहिए। वो कह रहा था जी टॉय वाले जो हैं वो पास्ट हिस्ट्री की बेस पर उन्होंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ये दी है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे आ जाएँ, कोई नहीं, आज 30% भी नहीं, 20% अटेंडेंस है,
घर बैठ के पता नहीं लेक्चर लेंगे या नहीं। आप ये जो मेरी बात सुन रहे हैं घर बैठ के, वो तो यूट्यूब पे ले लेंगे। जिन्होंने नई बात की सुनी तो ईद के बाद वो आएंगे तो ये सवाल वो ना कर पाएंगे, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है ईद से पहले पढ़ इसीलिए रहे हैं कि ईद के बाद हमने अपनी CVP शुरू करना है, ठीक है। तो ये तो फिर माजी किस्सा पारी ना हो जाएगा। और लेबर कॉस्ट टेस्ट भी हो रहा है, आपको पता है। एक दिन शायद लग जाए क्योंकि अभी कुछ सवाल इसके रहते हैं। बहरहाल अच्छा जी, तो एनुअल प्रोडक्शन बात यहाँ से शुरू हुई थी, एनुअल प्रोडक्शन। लेकिन आप पूरा सवाल करके पढ़ के फिर करना शुरू करते हैं ना, तो ये आपके लिए ज़िंदगी के लिए एक मशवरा है कि अगर कभी फिनिश गुड्स के लॉसेस दिए गए हों तो सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर फिर आगे सारी चीज़ चलती है। कितने यूनिट्स बनाने शुरू करोगे, मटेरियल भी लेके आना है, लेबर भी उन्हीं पे लगनी है, ओवरहेड्स भी उसी के ऊपर लगने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फिनिश गुड्स के लॉसेस गिवन हो, सबसे पहले आपने फिनिश गुड्स वो आउटपुट ही होते हैं। तो ये लिख लो, बल्कि लिखो इस पॉइंट 4 के साथ स्टार लगाओ और लिखो अपने पास। अगर पहले लिख लो फिर मैं सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। इस AC लिख लो फिर से। यार ये AC क्यों 16 पे करते हो, मैंने कई बार कहा इनको 23 पे रखा करो, ये मेरा भी गला खराब होगा आज। वैसे रोड़ा पापा के कीता मैं, है ना जी। लिखें, अगर सवाल में फिनिश गुड्स FG लिखना, FG लॉसेस स्लैश रिजेक्शन गिवन हो। अगर सवाल में फिनिश गुड्स लॉसेस स्लैश रिजेक्शन, दोनों एक ही बात है ना, रिजेक्शन रेट या लॉस रेट गिवन है। फिनिश गुड्स रिजेक्ट हो जाती है ना जो ख़राब हो, डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव भी लिख सकते हैं आप। अगर सवाल में फिनिश गुड्स लॉसेस स्लैश रिजेक्शन स्लैश डिफेक्टिव परसेंटेज गिवन हो, तो सबसे पहले एक मिनट, तो ये आउटपुट होगा। आउटपुट ब्रैकेट में आपका समझने के लिए, ये वैसे आउटपुट मतलब आपको समझने के लिए ना, आपको याद इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ठहरो एक मिनट जुमला सही करने दो। अगर सवाल में, अभी ना लिखो आगे, अगर सवाल में फिनिश गुड्स के लॉसेस रिजेक्शन या डिफेक्टिव की परसेंटेज गिवन हो, नहीं ये ना लिखो, गिवन हो, तो सबसे पहले फिनिश गुड्स की रिक्वायर्ड प्रोडक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले फिनिश गुड्स की रिक्वायर्ड प्रोडक्शन या फिनिश गुड्स के रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स, जो मर्जी दिल करे लिख लें। सबसे पहले फिनिश गुड्स की रिक्वायर्ड प्रोडक्शन निकालनी है, फुल स्टॉप। अब आगे लिखें, सवाल में गिवन फिगर आउटपुट की होगी और हम इनपुट निकालेंगे। इनपुट से तीर लगा के ना यूं लिख लो, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन जो ऊपर लिखवाया है ना, इनपुट का मतलब क्या है, वही तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है। सवाल में गिवन फिगर, ये फिनिश गुड्स के बारे में कह रहा हूं, ठीक है ना। सवाल में गिवन फिगर जो है वो आउटपुट की होगी और हम इनपुट निकालेंगे। इनपुट को यूं तीर लगा के ना, जो ऊपर नहीं जुमले में लिखा हुआ था प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, उस पर तीर लगा दो, यानी कि इनपुट क्या है, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ तो लॉस हो जाने, ठीक है। ये अब जुमला इस तरह से मैंने बना लिया। अब जरा देखो, अब सुन लो थोड़ा जुमला, वहाँ पे जो निशानी के तौर पे लिखा गया ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सवाल में जब आपको वो कहे कि मेरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इतनी है और साथ कह दे फिनिश गुड्स के रिजेक्शन या लॉस भी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो ये क्या है, ये आउटपुट है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कितनी है वो निकालनी है, यानी हमने इनपुट यूनिट्स निकालने हैं। उसके बाद फिर सवाल शुरू करना है। मतलब ये समझ लें कि ये सवाल का हिस्सा है, जवाब का हिस्सा ही नहीं है, यूं समझ के आप चलना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स तो कहीं पता नहीं कहाँ चले जाने, बात ही किसकी चलेगी, मटेरियल किसके लिए चाहिए, एग्जिस्टिंग में 1,04,000 पे लगना है, लेबर किस पे चाहिए, लेबर किस पे लगनी है, 1,04,000 यूनिट्स पे काम करनी है। रिवाइज में मटेरियल कितने यूनिट्स का खरीद के लाएंगे, 1,03,000 का, लेबर ने कितने यूनिट्स पे काम करना है, 1,03,000 पे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। वो तो फिर बिकने की बात तो बात की बात, सही। तो सबसे पहली चीज हमने बनाने कितने ना, वो ठीक है। फिर इसमें से 4,000 रिजेक्ट हो जाते हैं, बी पेयर निकलते हैं, वो बी पेयर शॉप के ऊपर आप जाके ले लेते हैं आधी कीमत वाले, आधी कीमत तो बिकेंगे भी सही इंशाल्लाह, ठीक है। चलें आगे। सबसे पहली चीज हमने ये ज़हन के अंदर रखनी है। अच्छा, अगली बात,
अब वो कहता था सॉरी एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो 1 लाख है। मैनेजमेंट हैज़ बीन डीपली कंसर्न्ड, गहराई में फिक्रमंद है, विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स लेबर एंड it has been witnessing various inefficiencies. द इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है, उन्होंने आके उनको मशवरे दिए स्टडी करके, हैज़ रिसेंटली कैरिड आउट अ स्टडी अंडर द गाइडेंस ऑफ कंसल्टेंट, इट हैज़ पुट फॉरवर्ड अ प्लान, ये अब रिवाइज प्लान होगा, वेयर बाय कंपनीज वेज पॉलिसी इज टू बी रिवाइज्ड एज अंडर, रेट ऑफ वेज वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी ये जो 25 रुपये पर आवर गिवन है ये एग्जिस्टिंग में है, ऐसा ही है, तो बोलो ये एग्जिस्टिंग में है, ये 25, ठीक है। और अगर हम रिवाइज की बात करें तो रिवाइज के बारे में क्या कह रहा है जी, 25 इंटू 112%, 1.12 28, कहता है जी इनके ना पर आवर रेट बढ़ाओ, मोटिवेट करने के लिए। यही नहीं, वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट, जो बंदा 10 आवर्स कहाँ से मिले, ओ स्टैंडर्ड 10 आवर्स जो रखे हुए हैं, ये बोनस आ रहा है फिर, ठीक है। अब इस तरह की बस वो जो कल मैंने 2 क्लासेस कराई हैं ना, वो बस इतनी को इस्तेमाल होनी है। पीस रेट सिस्टम आ रहा है किसी सवाल में, किसी में ओवर टाइम का प्रीमियम निकालना है, किसी में आपने बोनस के आवर्स निकाल के बोनस की कॉस्ट निकालनी है, तो बस ये यूजेज चल रहा है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है ना। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनके लेक्चर रह भी गया ना, उन्होंने भी इन्नी की समझ आनी जिन्नी इन्होंने आनी है, जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए मिल के पढ़ लें। लेकिन मैं ऐसे डरा के आपको जब पढ़ाता हूँ सवाल एंड पे कुछ नहीं निकलता है ना, वो सिर्फ आपको अटेंटिव रखने के लिए कह रहा होता हूँ। लेकिन अब वो ऑनलाइन वाले कहेंगे चलो यार रिलैक्स हो गए, और फिर उनको समझ नहीं आएगी। अटेंटिव होकर ही लेना है, अभी तक मुश्किल है। अच्छा, वर्कर्स who perform their task in less than estimated time of 10 hours per unit would be given a premium of 18 per hour saved. अब हम पहले तो आर सेव निकालेंगे, वो तो देखते हैं आगे जाकर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो उसने मशवरा दिया जी, क्या कहता है, पहले तो 28 रुपये पर घंटा इनकी तनख्वाह कर दो। दूसरा, जो जल्दी काम करे, 10 घंटे का टाइम है ना एक यूनिट पर, जो इससे कम पे काम करे तो जितना टाइम बचाए पर आवर उसको 18 रुपये दें। हमने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह। एग्जिस्टिंग तो बेटा ये है, इसलिए मैंने देखो यहाँ से लिखा 25 पर आवर एग्जिस्टिंग है, रिवाइज में 28 हुआ। 25 पर आवर में 10 घंटे लगते हैं, यही तो मसला है। रिवाइज में हो सकता है टाइम से हो, ये तो अभी आगे बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर होगा तो ये स्टैंडर्ड है, ये ऑलरेडी ये जो चल रहा है बजट, इसकी पहले तजर्बे की बेस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो इसके ऊपर लेकिन हम करेंगे दोनों पे कैलकुलेट ना कॉस्ट, क्योंकि उसने क्या कहा है, मैं उन स्टेप्स की तरफ जाने ही लगा था, बहरहाल पहले आपने छेड़ दिया मुझे। हमने उसने कहा है बेनिफिशियल कौन सा है, तो बेनिफिशियल तभी कंपेयर करेंगे ना जब मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग पे इतनी कॉस्ट है और रिवाइज पे इतनी कॉस्ट है। क्योंकि देखें ना, रिवाइज पे अगर कोई बचते होनी है, टाइम बचना है या कोई इस तरह से कोई एफिशिएंसीज आनी भी हैं, तो उधर से कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। बोनस की कॉस्ट कोई एग्जिस्टिंग में थी, ये इंक्रीमेंटल जो 28 रुपये पे लेके गए 25 से, ये कोई एग्जिस्टिंग में थी, तो कुछ कॉस्ट बढ़ भी तो रही है ना कुछ। तो हमें दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों पे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग पे भी और रिवाइज पे भी। तो जिस पे कॉस्ट कम होगी वो बेनिफिशियल, डिसीजन मेकिंग चल रही है ना जी। द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट फॉलोइंग इनएफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट, फॉलोइंग एफिशिएंसी, उतने इनएफिशिएंसी पढ़ के आए ना जी, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ देखकर इनएफिशिएंसी नजर आती है ना अब बच्चों की, ये मतलब घरों को चले गए, देखो यार है। तो फॉलोइंग इनएफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोड्यूसिंग द अबव चेंजेस। रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स, अच्छा अब देखो ना, ये इसने जुमला अब लिख तो दिया, और ये कैसे लिखे, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट जो है उसमें शामिल है वेस्टेज ऑफ 7%। ये असल में आज से पहले इस तरह से जुमला लिखा हुआ नहीं आया, आज से पहले ऐसे नहीं आया था। आज से पहले हमेशा ये होता है कि आपका आउटपुट प्लस लॉस, हम इस तरह लिखते थे, इज इक्वल टू इनपुट। अब वो कहता था जी, कभी कहता था आउटपुट 100 होना चाहिए और लॉस 5% होना है, कभी ऑफ 100, तो इस सूरत में ये क्या हो जाएगा 100, इनपुट कितना करना पड़ेगा 105। और कभी यूं होता था, दूसरा केस, ये ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया, वो कहता था जी 100 आउटपुट होना चाहिए और ये 5% जो है ये ऑफ एक्स है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपका ये 0.05x हो जाता था, ठीक है। तो x कितना आता था,
ये थोड़ा सा चेंज हो जाता था, ऐसे ही है ना। यानी कि ये जो 100 है या ये आउटपुट होता था, ठीक है, या ये आउटपुट ही होता था, खैर ये 100 आउटपुट ही होता था हमेशा, और ये परसेंटेज ऑफ लॉस जो है ये कभी इधर तो कभी उधर जुड़ जाती थी, ठीक है ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने ये गायब कर दिया हो और ये गायब करके ये दे दिया हो, मिसाल के तौर पे ये। तो इस सूरत में कोई इतना मसला नहीं था, इतना बड़ा मसला नहीं था, पर मसला ये है कि ये 5% से चेंज होकर, सॉरी हमारे सवाल में क्या है, 7% से चेंज होकर 3% पे आ रहा है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ आएंगे, ये फिगर निकालेंगे, फिर उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम ये फिगर निकालेंगे। और ये हमें चाहिए क्योंकि ये क्या है, इनपुट। कितना मटेरियल लगाएं, देखो ना, ये क्या कह रहे थे, एग्जिस्टिंग में कितना मटेरियल लगाएं, 5 किलो। ये 5 किलो इनपुट कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, यहां भी कह रहा है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, ये कॉस्ट कार्ड है, 1 यूनिट पर इतनी कॉस्ट लगती है, मतलब 5 किलो का मटेरियल लगता है, उसमें कुछ लॉस होकर फिनिश गुड्स बनती होगी ना। चलो ये तो मैंने आपको बताया था जबरदस्ती करके कि यहां से समझो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना पड़ी हुई, इसलिए यहां से समझना पड़ रहा है आपको। वैसे तो काफी इतनी बात कर देना कि यार देखो ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, मतलब 1 यूनिट पर 200 रुपए का मटेरियल लगेगा, 5 किलो लगेगा, तो उसमें कहते हैं कि 7% लॉस भी हो जाता है। तो 7% लॉस हो जाने के बाद फिनिश गुड्स बन जाती होगी, तो इसमें तो शामिल ही होगा ना, ये इनपुट ही है। इनपुट 5 किलो करते हैं तो फिनिश गुड्स के अंदर फिर जितना भी बचा खुचा फिनिश गुड्स में बनता है वो निकल जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर आ रहा होता है। लेकिन ये बात और क्लियर हो गई आपको, सीधा साधा जुमला उसने लिख दिया। अब तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिखने की जम्शन की भी जरूरत नहीं थी, जो समझा रहा था मैं, सीधी बात उसने कर दी। क्या, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%। इसका मतलब ये इनपुट है, इसमें 7% का भी इफेक्ट डाल के ये इनपुट करते हैं, उसके बाद फिर लॉस होकर फिनिश गुड्स बनती है। गॉट इट। चले खैर, तो ये थोड़ा सा मसला होगा। इधर देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो ये देखना ज़रा, ये हम जनाब, ये 5 गिवन है, 5 यहाँ से हमने जाना है इधर, और फिर ये करना है, आंसर निकल आया, ये आंसर निकाल के उठा के रखना है कॉपी पेस्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमने जाना है इधर। सुभान अल्लाह। तो ये काम असल में मुश्किल था, ये काम सीवीपी में कराना था, लेकिन अच्छा हो गया। चलो कभी तो पहली बार कभी ना कभी तो करना होता है ना। ये सीवीपी में पहली बार हो जाता तो जब एंड पे जाके ये सवाल करना था तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट करा देना था। आज खुला टाइम है, याशी है, आगे भी मैं खुद ही हूँ, हैं जी, तो कोई मसला नहीं है, आज सुकून से सिखा देता हूँ। जब सीवीपी में आएगा तो ये काम सीखा हुआ होगा। लेकिन मसला मुझे सिर्फ इस बात का है कि ये लेक्चर कहीं बच्चे ना लें और मारे जाएं। जी बेटा देखेंगे। वैसे बाय द वे क्या गिवन है, ये क्या है, मैं चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ये क्या है, 5, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग में है ना बेटा, ये ऐसे है, ये असल में यूं है, एग्जिस्टिंग में ये मामला है। तो इनपुट 5 किलो उसने दिया हुआ है, वो अब अगर हम रिवाइज में जाते हैं तो रिवाइज में इनपुट कितना है ये मुझे नहीं पता। बात समझ आ रही है। अब सीधी बात तो है नहीं, मैं 5 को डायरेक्टली नहीं कर सकता, ये ठीक है, 5 को डायरेक्टली नहीं कर सकता। अब मैं 5 से पहले जाऊंगा इधर, अगर ये 7% ऑफ 100 लॉस होने के बाद की फिगर है, बोलो 100, वो पुराना लिखा हुआ था ना, सॉरी जी, तो ये 5 × 0.07, ठीक है, ये 5 × 7% लिख लो, 5 × 7% लॉस होता है। तो अब मुझे बताओ ये कितना बनता है, 5 × 4 ये 4 नहीं, ये कितना बनता है 0. ये इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यानी अगर मैं उलट जाऊं तो ये कितना आ रहा है 4.65, ठीक है। अब ये 4.65 उठाकर मैं इधर लिखूंगा कि ये तो होना चाहिए हमारी आउटपुट में पड़ा हुआ, आउटपुट में इतना पड़ा होना चाहिए। समझ आइए बात की, आउटपुट में कितना होना चाहिए, ये नहीं चेंज हो रहा, आउटपुट में 4.65 ही पड़ा होता है। लॉस पहले 7% होता था, कितना बनता है लॉस,
ये लिखा था ना आपने, ठीक है। लॉस पहले इतना होता था, अब इससे कुछ कम हो जाएगा, असल कहानी ये बात समझ आई है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल ऐसे ही लिखो, ये कितना था जी, 7% ऑफ 5 लॉस हो जाता है, तो ये 4.65 पड़ा होता है यूनिट में। ये 4.65 फिनिश्ड गुड्स में यही पड़ा होना है। चेंज क्या चीज होनी है, लॉस, इसलिए इनपुट भी क्या होना है, चेंज, रिवाइज्ड में। बात समझ आई। उसने क्या बोला था कि एग्जिस्टिंग क्या होता है, 5 किलो इनपुट करते हैं, 5% लॉस हो जाता है। लॉस तो 5% इनपुट का ही होता है ना हमेशा, तो वैसे ही, ये तो वैसे ही पता है आपको, ना बोले तो ठीक है। अब मतलब 4.65 आपकी फिनिश गुड्स के अंदर, एक यूनिट के अंदर इतना मटेरियल पड़ा होता है, तो ये तो रिवाइज में भी इतना पड़ा होना चाहिए। फर्क कहां पे आ रहा है, तो अब ये इस तरह से बात चली, यहां पे पहुंचे। ये बात मैंने वैसे सवाल में करते हुए करना था, लेकिन चलो अब अच्छा है जी। अब जब यहां पे पहुंच गए तो अब कहानी वही पुराने वाली बन गई जी। तो ये जनाब 3% ऑफ, अब 4.65 नहीं है, 3% ऑफ एक्स है, ये एस नहीं, ये 5 है, 5, ओके जी। तो एक्स निकालना है तो क्या होगा, निकल सकता है 4. तो ये आपने क्या करना है असल में, ये 0.03x प्लस कर देना है और ये इनपुट निकल आएगी। यही इनपुट असल में हमें चाहिए है, ठीक है। कितना बनता है, आपने कितना बोला, क्योंकि ये 0.03x बनना है और ये x लिया हुआ है हमने, ये प्लस उधर जाके माइनस होना है, ये माइनस उधर जाके, ठीक है। कितना बना 4. बस ये फिगर डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला आज लिख दूंगा और इसको रट्टा लगा लेना आज, लेकिन ये जब जब आएगा मैं तब तब समझाऊंगा, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन पर्चे के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमने याद रखना है। ये बात समझ आई है। इस वक्त उसने क्या बोला, ये इनपुट होता है, उसने खुद बोला इसमें 5% लॉस शामिल है, 7% 5 रुपए का जी, 7% लॉस, ये पर किलो बना, ठीक है ना। 7% लॉस शामिल है, मतलब आउटपुट कितना होना चाहिए। अब ये बदल रही है, ये नहीं बदल रहा, तो इसके बदलने से ये तो सेम रहना है, इसके बदलने से इनपुट बदलना है। बदलना क्या है, कम होना है, क्योंकि लॉस परसेंटेज कम हो रही है। तो यहां से तो हमने देखना है कि एग्जिस्टिंग में मटेरियल ज्यादा लॉस हो रहा था, ज्यादा लग रहा था, रिवाइज में जाएंगे मटेरियल एफिशिएंसी आ रही है, मटेरियल की वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, ठीक है ना। तो ये असल में 4.79 पे हमने पहुंचना है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें छोड़ें, आप बातें आप कहां ले गए जी, सही है। अब ये मुश्किल पॉइंट तो समझ लिया आपने। रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, इट वुड रिड्यूस टू 3%, ठीक है। तो जब भी कभी आपको मटेरियल के अंदर 2 परसेंटेजेस गिवन होगी ना वेस्टेज की, मटेरियल या लेबर के अंदर, ये परसेंटेजेस 2 इकट्ठी गिरी, इतने से इतने परसेंट पे चला गया, इतने से इतने पे चला गया, ये वाली गड़बड़ आपको करनी पड़ेगी। खैर चलें छोड़ें, देखेंगे जब जब आएगा, जब जब आएगा देखेंगे। जम आया, अब जम आया, अब थोड़ा सा गुजारा हो गया हमारा, ठीक है जी। पॉइंट 2 क्या है, 70% ऑफ द वर्कर्स वुड वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय, अब यानी कि जो कितने गया हो यूनिट कितने बनाने ने, ये यूनिट बनाएंगे ना हम, उसमें कहता है जी 70% जो है ना इसका कितना बनता है, इतने यूनिट्स है ना, यूनिट्स, तो 70% यूनिट्स जो है ना, और भाई 70% वर्कर्स एफिशिएंटली काम करेंगे तो मतलब 70% यूनिट्स एफिशिएंटली बन जाएंगे ना। कितना बनता है 72165 यूनिट्स। ये जो 72165 यूनिट्स है ना जी, ये बनेंगे, ज़रा 10 × 80% करना, इम्प्रूव करेगी एफिशिएंसी बाय 80%। मतलब पहले अगर 100 थी तो अब पहले अगर 100 घंटे में एक यूनिट बनता था, सॉरी ज़्यादा हो गया, 10 घंटे में अगर एक यूनिट बनता था तो अब 8 घंटे में बनेगा। ये समझ आ रही है ना, ठीक है। तो बताओ ये कितने, इन 8 आवर्स, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 8 आवर्स पर यूनिट, यानी कि यहाँ पर अब पर यूनिट कितने आवर्स लगेंगे, और बाकी वाले फिर वही सुस्त के सुस्त ही हैं। कितने बनते हैं 309, ये सारी वर्किंग्स कराऊंगा, 30928। ये वाले यूनिट्स जो हैं ये आज भी, अच्छा अब उसने एक बात और भी की थी ऊपर, याद है, जो बंदा एफिशिएंटली काम करेगा उसको बोनस मिलेगा। तो ये 30,000 यूनिट्स तो नॉर्मल टाइम में बनेंगे, लेकिन ये 72,000 यूनिट्स जो है ये एफिशिएंटली बनेंगे, तो इस पर 2 कॉस्ट आएंगी, ठीक है। एक वेज बेसिक वाली और दूसरा बोनस, और यहाँ पे सिर्फ बेसिक आएगी। बात समझ आ रही। अब ये कल वाली क्लास चल रही है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो जी, लास्ट कहता है ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि जो पुराना चल रहा था ये, इसमें तो वही चलना है ना जी। ये 1,04,000 यूनिट्स पर, इधर देखो ये तो यही वाला चल रहा है,
ये इतना मटेरियल, इतनी लेबर और इतनी ओवरहेड्स, ठीक है, ये तो करंट पे है। लेकिन जैसे ही रिवाइज्ड आएगा, रिवाइज्ड में फिर मटेरियल भी ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें 5 किलो लग रहे थे, अब हमारा कुछ कम लगेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, ठीक है। लेबर भी ये वाली कॉस्ट नहीं, ये वाली कॉस्ट नहीं, क्योंकि ये तो सारे के सारे 25 पर आवर के हिसाब से बन रहे थे, यहां पर तो 70% बनेंगे 28 रुपए के हिसाब से, लेकिन उनको हम टाइम बचा लेंगे तो थोड़ा सा हम उनको बोनस देंगे और बाकी सिर्फ 28 के हिसाब से, ठीक है। भाई को जरा जगा दें, घर जाना है आज, भाई क्या हो गया, जाग के बैठो, आखिरी क्लास है, इतना जबरदस्त सवाल है, ठीक है। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म, ठीक है। तो चलो अब इसका जवाब, लेकिन अब इससे पहले जैसे आपसे मैंने अर्ज किया था, अप्रोच मैं आपके साथ जो है वो डिसाइड कर लूंगा। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सवाल की, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करनी है सारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। स्टेप 1 क्या करोगे आप, कैलकुलेट करोगे आप, ये सिर्फ अपने पास ऐसे सवाल में लिख लो, ठीक है, सवाल तो आगे करेंगे। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। अच्छा, मैंने क्या लफ्ज लिखा है जी, लफ्ज क्या लिखा है मैंने, टोटल कॉस्ट। क्या लिखा है जी, टोटल कॉस्ट का मतलब बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब सवाल में अगर फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है, और अगर हैं तो वो भी ले लेंगे, इस सवाल में नहीं नजर आए कहीं, ठीक है, तो नहीं है। असल में उसकी वजह भी बताता हूँ, पहले स्टेप 2 लिखूँ ना, फिर वजह बताता हूँ। दूसरा जी, दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप खुद सोच के बताएं, खुद बताएं क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ खुद भी बोल लो, क्या करेंगे सोच के बताओ, सारी बात तो बता दी है। ये सवाल करना, उसने कहा बेनिफिशियल बताओ, बेनिफिशियल क्या बताओ, क्या करोगे इसके बाद। हाँ, इतनी सी बात बोलते हुए क्या होता है, थोड़ा सा हौसला कर लिया करो, कुछ नहीं होता। कैलकुलेट करो, बच्चे कम है तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ बैठे हो मुंह ਚ, बच्चे कम है, मुझे भी इस बात का दुख है, जरूर है। टोटल कॉस्ट ही अंडर, ये पहले बताया भी है ज़बानी, सिर्फ पूछ रहा हूँ और बैठे हैं, क्या पूछ लिया, क्या कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट अंडर रिवाइज्ड सिचुएशन। टोटल कॉस्ट अगेन वही बात, टोटल कॉस्ट यहां पर भी क्या होगी, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहां पर मैं आपको एक अर्ज करता चलूं बात कि ये दोनों जो हैं, दोनों लेवल जो हैं, इन पे अगर कोई ऐसी कॉस्ट हो ना बच्चे जो चेंज ना हो रही हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग पे हैं चाहे रिवाइज पे हैं, कोई भी कॉस्ट ऐसी आ जाए जो दोनों पे सेम हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। डिसीजन क्या लेना है, दोनों में से कौन सा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट जो दोनों पे सेम हो वो आप अवॉइड कर दें, वो आप इग्नोर कर दें, सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शायद इसी वजह से उसने सवाल में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी। फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री का रेंट होगा, कोई और वेयर हाउस को सैलरीज जो पर मंथ वाली होंगी, एडमिन की सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं जो फिक्स कॉस्ट होंगी वो उसने जिक्र ही नहीं की हैं, क्योंकि आप ये वाले वेज प्लान पे रहें, ये वाले वेज प्लान पे रहें, उसने चेंज शायद इसीलिए उसने दिया नहीं, दे भी देता तो हम अवॉइड कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे पते की बात बता रहा हूँ, ये भी ऐसी बातें लिखने वाली होती हैं जो आप नहीं लिखते, पर्चे में फिर वही यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे आप ये स्टेप्स लिख रहे होंगे वहाँ पे आपने ये बात छोटी सी लिख ली होगी कि ऐसी कॉस्ट, ये देखो ना मैंने चारों कॉस्ट लिख दी, यही 4 कॉस्ट होती है ना हमारी, ठीक है। ये चारों लिखकर मैंने क्या बोला, कोई ऐसी कॉस्ट जो इन दोनों ऑप्शंस में मौजूद हो या सेम हो, उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या होगा, लास्ट टाइम बैक नहीं जाएगा फिक्स कॉस्ट पे। जी बेटा, अगर फर्स्ट करें फिक्स कॉस्ट दी गई है एग्जिस्टिंग में, तो फिर लास्ट हो रहा है उसके बैक नहीं जाएगा, सेम टू बेटा फिक्स कॉस्ट अगर दोनों पे चेंज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट इस लेवल पे भी लाख रुपए, इस पे भी लाख रुपए है, तो दोनों में लिख लो। डिसीजन क्या लेना है, दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो लोएस्ट कॉस्ट लेनी है ना, तो लाख इधर भी डाल दो, लाख इधर भी डाल दो, डिसीजन में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, ये कह रहे, ठीक है। तुम ले लेना यार, तुम दोनों में ले लेना, डन। यहाँ लॉस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम कोई रेवेन्यू का लफ्ज ही नहीं ले रहे होंगे, हम तो कॉस्ट दोनों ये क्या किया मैंने, क्या देखो ना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट। अभी मुझे डिसीजन तो लिखने दो, तुम कहोगे हाँ हाँ हम तो कॉस्ट को वैल्यूएट कर रहे हैं,
जौन सी कॉस्ट, देखो ना दो ऑप्शंस हैं, जिसमें कॉस्ट कम होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में यही तो कह रहा हूं, सिलेक्ट द ऑप्शन विद लोएस्ट कॉस्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद लोएस्ट कॉस्ट। 3 4 5 ऑप्शंस गिवन है, हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? लोअर ऑफ नहीं, लोएस्ट कॉस्ट, लोअर नहीं लोएस्ट जी। अब ये बात सामने रख के मुझे बताओ, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में, वेरिएबल में भी कोई ऐसी कॉस्ट है जो इधर भी है सेम, इधर भी है, बाय द वे सेम है, बिल्कुल अवॉइड हो सकती है, ठीक है। वो तो उसने वैसे ही सब कुछ चेंज कर दिया, मटेरियल भी हमारा चेंज हो रहा है क्योंकि लॉस बदल गया, लेबर भी हमारी चेंज हो रही है क्योंकि वो जो बोनस और एफिशिएंसी और वो रेट शेट आ गया, और ओवरहेड भी चेंज हो रहा है क्योंकि वो है ही डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और फिक्स्ड ओवरहेड दिए नहीं हुए। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेम हो के मैं कहूँ यार इसको अवॉइड कर दो, लिख लो तुम्हारी मर्जी, अवॉइड करो तुम्हारी मर्जी। अगर मिसाल के तौर पे मटेरियल के लॉस वाला पॉइंट ना होता तो मैं इसको साइड पे भी कर देता, नहीं वो फिनिश गुड्स का लॉस है, ये फिर भी आ जाता। आजा एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अगर फिनिश गुड्स और मटेरियल दोनों, मटेरियल लॉस और फिनिश गुड लॉस, सवाल की जो जान है, सवाल की जो जान है, ये दोनों पॉइंट्स अगर ना होते तो फिर ये उड़ा देते आप, फिर तो लाख यूनिट्स ही बनने थे, लाख ही बनने हैं तो लाख का इनपुट मटेरियल का सेम था, लेबर में लड़ाई होनी थी एफिशिएंसी करा के, ये वो करके वो सारा काम करते, ठीक है ना, बात समझ आई है। मैं ये कह रहा हूँ फर्ज करें फिक्स कॉस्ट अगर दी हुई होती तो लास्ट का इम्पैक्ट हम मटेरियल पे लेते, लेबर पे लेते, वेरिएबल ओवरहेड पे लेते, तो वो फिक्स ओवरहेड पे तो जाता ना, तो फिर तो चेंज हो जाती। बेटा फिक्स कॉस्ट दी होती यहाँ पर मिसाल के तौर पे, फिक्स कॉस्ट का पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट है, क्या मतलब है, एग्जिस्टिंग पे है और रिवाइज पे नहीं होगी, रिवाइज पे होगी लेकिन चेंज हो जाती है। तो फिर वो ये लफ्ज तुम खुद बोल रहे हो चेंज है, तो बंदा तो कसुन मारे तेनू है। जब बेटा चेंज हो गई है तो फिर दो ऑप्शंस हैं, या सिर्फ चेंज की फिगर ले लो रिवाइज में, या पुराने वाली ओल्ड में रखो और नए वाली न्यू में रखो, फिर तो आएगी ना। मेरे अल्फाज क्या थे, जब दोनों लेवल्स पे कोई कॉस्ट सेम हो। आपको लगा शायद मैं चेंज हो बोल रहा हूँ, नहीं। तो पार्ट 2 शुरू करना होगा आपने, आज कोई पार्ट 2 नहीं, आज 2-3 घंटे की क्लास है, आज हमने 2 सवाल करने हैं, आज हमें, अच्छा रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, पार्ट 2 शुरू करें।